गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में जानने का प्रयास किया अरब साम्राज्य के बारे में, और उन साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने वंशों को देखा, उससे संबंधित प्रसिद्ध खलीफाओं को जाना, उन खलीफाओं के द्वारा जितने भी निर्माण कार्य किए गए उनको जाना, मुस्लिम धर्म की स्थापना को जाना, और आज हम लोग जानेंगे अरबों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था और किन्होंने किया था। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण। अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था सिंधु नदी का व्यापारिक महत्व था सिंध स्थित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो देवल था उस पर अधिकार करना था। सिंध स्थित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल पर अधिकार करना था तथा देवल पर क्या होता था, घोड़ों का आयात निर्यात होता था बहुतायत में, और तलवार बनाने का मुख्य केंद्र था देवल। पहले हम लोग इन बातों को लिख लेते हैं। कारण सिंधु नदी का व्यापारिक महत्व था। सिंधु नदी का व्यापारिक महत्व था। सिंध स्थित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह देवल पर अधिकार करना था। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल पर अधिकार क्यों करना था, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देवल है यहाँ पर घोड़ों का आयात निर्यात होता था तथा तलवार बनाने का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो देवल था यहाँ पर तलवार निर्माण करने का मुख्य केंद्र था। घोड़ों का आयात और निर्यात बहुतायत में होता था। और दूसरा, तलवार बनाने मुख्य केंद्र था। ये दो कारण था। सबसे पहला कारण था कि सिंध स्थित देवल बंदरगाह जो है वहां से क्या होता था, घोड़ों का आयात निर्यात होता था। उसके बाद तलवार निर्माण का सबसे प्रमुख केंद्र था। इन कारणों से अरबों ने जो है सिंध पर आक्रमण किया, और सबसे पहले सफल आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किया गया और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। और जिस समय यह सफल आक्रमण अरबों के द्वारा सिंध पर किया गया, उस समय अगर पूछ दे कि वहां का शासक कौन था सिंध का, तो दाहिर था। अगर आप सभी से पूछ दे कि सिंध पर अरबों के द्वारा सफल आक्रमण कब किया गया, तो 712 ईस्वी में किया गया।
और किनके नेतृत्व में किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। और जिस समय सिंध पर आक्रमण किया गया उस समय सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। इतना याद रखिए और इसे हम लोग लिख भी लेते हैं। 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा सिंध पर सफल आक्रमण किया गया। अगर आप सभी से पूछा जाए कि 712 में किनके नेतृत्व में किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। अगर आप सभी से पूछ दे जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया उस समय सिंध का शासक कौन था, सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इतना बात याद रखिए कि सिंध पर अरबों के द्वारा सफल आक्रमण 712 में किया गया, 712 में किया गया, 712 ईस्वी में। और जिस समय यह आक्रमण किया गया उस समय सिंध का जो शासक था वह दाहिर था, वह दाहिर था। सात सौ 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के देवल प्रांत पर अधिकार किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता था, एक धार्मिक कर था जजिया कर। और पूछ दे आप सभी से कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर किन्होंने लगाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। और कहां पर लगाया, तो सिंध पर लगाया। इसे हम लोग लिख भी लेते हैं। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया। अगर इस जगह हम लोगों को समझने में आसानी होगी, हम लोग मोहम्मद बिन कासिम था कौन, तो हम लोगों ने अरब साम्राज्य में पढ़ा था कि अब्बासी वंश का दो मशहूर खलीफा था, अल मामून और हारून अल रशीद। तो अल मामून का, उनमें से एक खलीफा अल मामून का भतीजा और दामाद दोनों था मोहम्मद बिन कासिम। और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, अबू बकर की जो पुस्तक है चचनामा, वहां से मिलती है। इन बातों को हम लोग लिख भी लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम अल-हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो अबू बकर की जो पुस्तक है चचनामा, वहां से इन सारी सूचनाओं की जानकारी हमें मिलती है। इसकी सूचना हमें अबू बकर पुस्तक से मिलती है। यह जो पुस्तक है, यह जो पुस्तक है चचनामा, यह जो पुस्तक है चचनामा,
अबू बकर की पुस्तक चचनामा यह अरबी भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। अरबी भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है। अरबी भाषा में लिखा हुआ पुस्तक है चचनामा। मोहम्मद बिन कासिम जो था वह अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। और हम लोगों को इसकी सूचना कहाँ से मिलती है? तो अबू बकर की जो पुस्तक है चचनामा वहाँ से मिलती है। चचनामा जो है अरबी ग्रंथ है और इसकी फारसी में अनुवाद फतहनामा के नाम से किया गया है। हम लोग इन बातों को लिख लेते हैं। अबू बकर की पुस्तक चचनामा अरबी ग्रंथ है। अबू बकर की जो पुस्तक है, अबू बकर की जो पुस्तक है चचनामा यह अरबी ग्रंथ है और इसका फारसी में अनुवाद फतहनामा के नाम से किया गया। इसका फारसी में अनुवाद फतहनामा के नाम से किया गया। हम लोगों ने इसमें समझने का प्रयास किया सबसे पहले कि अरब साम्राज्य में हम लोगों ने अब्बासी वंश को देखा। अब्बासी वंश में दो मशहूर खलीफा थे, अल मामून और अल हज्जाज। और अल हज्जाज का ही भतीजा मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा था। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का भतीजा और दामाद था, जिन्होंने क्या किया था? सिंध पर सफल आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में किया था सफल आक्रमण। 712 ईस्वी में हम लोगों ने इतनी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त किया। और उसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि हमारे देश की जितनी भी ग्रंथ थी उन ग्रंथों को और जितनी भी खोजें की गई थी उन्हें अरब में कैसे लाया गया। अब हम लोग देखते हैं कि 8वीं सदी में जब अरब ने सिंध पर अधिकार किया तो उसके बाद क्या हुआ? भारत के साथ अरबों का धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ, जिसके जरिए क्या हुआ? यहाँ पर जो दशमलव प्रणाली थी, उसके बाद सूर्य सिद्धांत था जिसे आर्यभट्ट ने खोजने का काम किया था, वह 9वीं शताब्दी में अरब पहुंची। और जहाँ पर क्या हुआ? उनका प्रसार किया गया। किसके द्वारा? तो वहाँ का एक अरबी गणितज्ञ था अल ख्वारिज्मी के द्वारा, और उसे अरब में लोकप्रिय बनाया गया। उसके बाद एवेलार नाम का एक भिक्षु था जिन्होंने इसे यूरोप में लोकप्रिय बनाया। हम लोग थोड़ा इसे डीपली देख लेते हैं। दशमलव प्रणाली जो कि अभी आधुनिक गणित का आधार है, दशमलव प्रणाली जो कि आधुनिक गणित का आधार है, उसे आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया था। और इसमें क्या हुआ? जिसे भारत ने 5वीं शताब्दी में विकसित किया था और अरब दुनिया में 9वीं सदी में पहुंची। और अल ख्वारिज्मी नाम का एक अरबी गणितज्ञ था जिन्होंने इसे अरब में लोकप्रिय बनाया। और एवेलार नाम का एक भिक्षु था जिन्होंने 12वीं सदी में यूरोप में विकसित किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं
सूर्य खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना जो सूर्य सिद्धांत थी, खगोल शास्त्र की सुप्रसिद्ध रचना सूर्य सिद्धांत थी, जिसे आर्यभट्ट ने संशोधित और परिष्कृत किया था, ये भी अरब पहुंची। परिष्कृत का मतलब होता है साफ करना या फिर सरल भाषा में करना। इसे अरब में पूरी तरह से विकसित किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनेक भारतीय संस्कृत ग्रंथों का भी अनुवाद किया गया अरबों में, और यहाँ से संस्कृत ग्रंथ अरब पहुंचा और अरबों में इसका अरबी भाषा में अनुवाद करके विकास किया गया। तो सब विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानी है उसका भी अनुवाद किया गया। कलील वो दिमन्ना के नाम से, कलील वो दिमन्ना के नाम से, कलील वो दिमन्ना के नाम से। और जब अरब ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय का शासक दाहिर था, और धीरे धीरे क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक नागभट्ट नाम का शासक था, नागभट्ट नाम का शासक था, जिन्होंने उसे अरब को सिंध से आगे बढ़ने पर रोक लगाई, सिंध से आगे बढ़ने पर रोक लगाई, तथा धीरे धीरे सिंध में अरबों का अस्तित्व खत्म होते गया। और अरब क्या किए कि केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर बसे, तथा इन्होंने यहां पर क्या किया, खेती करना आरंभ कर दिया। जब सिंध पर अरबों का अस्तित्व खत्म होने लगा तो अरबी लोग कहां गए, केरल के मालाबार तट पर, जहां पर इन्होंने खेती करना आरंभ किया। और वहां से इसे किस नाम से जाने जाने लगा अरबी को, मोपला किसान के नाम से, मोपला किसान के नाम से अरबी को जाना जाने लगा, मोपला किसान के नाम से, मोपला किसान के नाम से जाने जाने लगा। और 12वीं सदी होते होते अरब का जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव था वह पश्चिमी एशिया और पड़ोसी देशों से समाप्त होते गया, लेकिन यूरोप में 14वीं सदी तक इसका प्रभाव जारी रहा। आज हम लोग रुकेंगे यहीं तक। इसके आगे हम लोग देखेंगे मोहम्मद गजनी के बारे में और उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी को। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।